हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो MCO 7 का पेपर आज कंडक्ट हुआ उसके बारे में। थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि किस तरीके का पेपर आया था, जिससे कि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे एग्जाम्स देंगे वो समझ पाए कि किस तरीके के पेपर्स आ रहे हैं और किस तरीके की उनको प्रिपरेशन करनी है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं और आज अपना पेपर दे के आए हैं, तो प्लीज़ अपना एग्जाम एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको आज का जो एग्जाम है कैसा लगा, whether it was easy, moderate और difficult। अगर मैं बात करूं जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है एग्जाम पेपर का, तो पेपर was easy, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एटलीस्ट एक हफ्ते पहले से पढ़ाई शुरू करी होगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो उन लोगों ने बहुत आराम से क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली लिस्ट में, तो सारे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। पेपर बहुत ही इजी था, बट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एक या दो दिन पहले प्रिपरेशन करी होगी तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे, क्योंकि देखिए स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस कम थे और थोड़ा जो इंटरनल टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे। बट वही चीज़ कि जिन्होंने अपने जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स थे वो भी ठीक से पढ़े होंगे, तो दे वुड हैव अटेम्प्टेड द पेपर वेरी वेल। ठीक है, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। टोटल 9 क्वेश्चंस थे आपके पास में, जिसमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बिल्कुल ना के बराबर ही थे और जो भी थे वो भी इतने इजी न्यूमेरिकल्स थे कि कोई भी बहुत आसानी से कर सकता था। जितना एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स आएंगे वो नहीं पूछे गए। तो चलिए देखते हैं पेपर में क्वेश्चंस किन किन चैप्टर से ज्यादा पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था, बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन वाले जो क्वेश्चंस थे वही थे, और किस तरीके से इन सब के बीच में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था और कई बार आपका पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, और ये आपका यूनिट नंबर 1 से था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई आर कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक्सप्लेन। तो कैपिटल बजटिंग का जो टॉपिक है उसका ये क्वेश्चन था, यूनिट नंबर 6 से लिया गया है। और अगला जो हमारा न्यूमेरिकल था वो था यूनिट नंबर 7 से, ठीक है, जिसमें आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताना था। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप जरूर देखिएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वेदर योर आंसर वाज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो अभी इसको ड्रॉप करते हैं। नाउ बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो 10 मार्क्स का है, 3+7, और दूसरा पार्ट जो है वो है 10 मार्क्स का। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट शुड बी द फीचर ऑफ एन एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने वीडियोस भी दे रखी थी और ये इंपॉर्टेंट आपका बताया भी था। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो वाला हमारा चैप्टर था वो बेसिकली है आपका यूनिट नंबर 14। ठीक है, ये भी आपका यूनिट नंबर 14 से ही है। तो दोनों ही हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से पूछे गए थे क्वेश्चन। तो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा था उनके पास ऑप्शन था, दे कैन स्किप। आपको डिविडेंड पॉलिसी वाला चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताया था और ये क्वेश्चन आपको बताया भी था इंपॉर्टेंट में कि व्हाई डू फर्म्स पे डिविडेंड, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो बाय बैक ऑफ शेयर्स था जो कि एक्सपेक्टेड था आ गया, इसके एडवांटेज पूछे गए हैं शेयर होल्डर्स और कंपनी को, दोनों को। तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया वेल एंड गुड है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, चॉइसेस तो जैसी थी। यूनिट नंबर 15 के दोनों क्वेश्चन थे ये। अब एक क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 19 से। ठीक है, यूनिट नंबर 19 की अगर बात करूं तो काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे यूनिट नंबर 19 से। तो ये टोटल 20 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन आया जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए, क्रेडिट पॉलिसी के रोल क्या है, क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट स्टैंडर्ड का क्रेडिट पॉलिसी ऑफ फर्म में, जिसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था आपको। यूनिट नंबर 19 आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको तो आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। जिन्होंने तैयार किया वेल एंड गुड है, लगभग आपका 30 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से थे जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते थे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। नाउ क्वेश्चन 6 जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला था व्हाट आर टर्म लोन्स, टर्म लोन्स क्या होते हैं और इसके फीचर्स क्या होते हैं, और दूसरा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क का जो क्वेश्चन था बिल्कुल थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये यूनिट 4 का था। और टर्म लोन्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, ये आपका जो क्वेश्चन था वो था बेसिकली यूनिट नंबर 8 से। नाउ सेवेंथ न्यूमेरिकल आपका पूछा गया, बहुत इजी था, अर्निंग पर शेयर निकालना था। यूनिट 5 का ही आप कंफर्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर आपने अगर फाइनेंशियल लेवरेज की कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, किसी भी यूनिट के लिए आप नहीं कह सकते, आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था एबीसी एनालिसिस और जस्ट इन टाइम टेक्निक के बारे में, जो कि मैनेज कर और कंट्रोल करने के लिए इन्वेंट्री के लिए यूज होता है। और ये आपका था इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है उससे, और ये थी यूनिट नंबर 18। ठीक है, लास्ट जो हमारा एक्सप्लेनेटरी नोट्स वाले क्वेश्चन थे तो वो कोई भी दो करने थे आपको अटेम्प्ट फैक्टरिंग, जो कि बेसिकली यूनिट नंबर 19 का कॉन्सेप्ट था। तो जैसे मैंने आपको बोला यूनिट 19 से आपके तीन क्वेश्चंस थे, एक 20 मार्क्स में दो पार्ट में डिवाइडेड था, और एक आपका ये बेसिकली 10 मार्क्स में था, शॉर्ट नोट टाइप का। ये फाइनेंशियल लेवरेज का कॉन्सेप्ट आप देखिए, फाइनेंशियल लेवरेज से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता था, नहीं पूछा, बट नॉर्मल पूछ ले कि फाइनेंशियल लेवरेज क्या होती है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट क्या होती है, बेसिकली ये आपका यूनिट नंबर 11 का क्वेश्चन था। और लास्ट है लीज फाइनेंसिंग, जो कि एक्सपेक्टेड था, जो आपको इंपॉर्टेंट भी बताया था यूनिट 10 से, और इस पर मैंने आपको पीडीएफ भी दे दी थी लास्ट में यूनिट 10 से। तो ये थे पेपर, बहुत ही इजी था, आराम से आप अगर चाहते तो अटेम्प्ट कर सकते थे अपना 70 to 80 मार्क्स का विदाउट एनी प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल्स भी काफी बेसिक थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी समझा होगा, जिन्होंने मेरी नॉर्मल वीडियोस भी देखी होंगी न्यूमेरिकल की, उन्होंने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स थे जो कि अटेम्प्ट किए जा सकते थे बहुत आराम से। कैश फ्लो वाला जो क्वेश्चन था, देखिए यूनिट 6 और 7 मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बताई थी, और ये क्वेश्चन उसमें भी आपका इंपॉर्टेंट बताया था। तो जिन्होंने भी करा होगा वेल एंड गुड है। अब आप अपना एक्सपीरियंस दीजिएगा कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे और कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने मार्क्स को। अभी बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन पर, सो लेट्स प्रोसीड टू द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। सो गाइज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नॉन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग थ्री इन्वेस्टमेंट, तो तीन प्रोजेक्ट्स हैं, तीन इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको कंसीडर करना है। प्रोजेक्ट्स हैं आपके ए बी सी, कैश फ्लो दे रखा है यानी कि इनिशियली C0, यानी कि जब आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कितना आउटफ्लो होगा, -25,000, -25,000, -25,000। पहले साल में आपका कितना इनफ्लो होगा, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर 15,400 है, यहाँ पर 28,750 है। सेकेंड ईयर में 33,050 ए में है, 15,400 बी में है, और सी में तो कुछ भी नहीं है। अब डिस्काउंट रेट बता रखा है 10%, और प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 1 रुपी की पीरियड 1 एंड 2 में 0.893 एंड 797। अब यहाँ पर एग्जामिनर खेल गया, क्योंकि जो बेसिक वैल्यूज है वो नहीं थी, उसने अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज यहाँ पे चेंज कर दी। Now calculate the net present value for each project and which project is to be selected and why। तो आपको net present value calculate करनी है और फिर बताना है कौन सा प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, क्यों सिलेक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो कल इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो ईयर यहाँ पे लिख लेंगे 0 1 2। ठीक है, कैश फ्लोज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे इनिशियल आउटफ्लो हो रहा है 25,000 का, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर हो रहा है 33,050 का। डिस्काउंट वैल्यू 0 पे 1 ही रहती है, फिर आपकी है 0.893, और यहाँ पर आएगी 0.797। ठीक है, अब पीवी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो पीवी वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपकी सेम रहेगी 25,000, और ये हमारी इनफ्लोज के लिए रखेंगे हम क्यूमुलेटिव। देखिए अब निकालना नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला है तो उसका ही फॉर्मूला यूज करेंगे। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, ये 1 है और ये 2 है, 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे यहाँ पे। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 0, और 33,050 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.797 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 26,340.85। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी कुछ नहीं, यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 26,340.85। टोटल आपका यहाँ पर 26,340.85। तो आपको फॉर्मूला पता ही था एनपीवी निकालने का, जो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, समेशन ऑफ टी बराबर 1, यहाँ पर एन रहेगा। अभी एन की जगह यहाँ पे सीधे डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 2। ठीक है, क्योंकि 2 साल का ही है। C2 अपॉन में 1 प्लस के की जो वैल्यू थी वो थी 0.10, क्योंकि 10% पर है। ठीक है, और ये 2 साल के लिए रहेगा माइनस C0। तो C0 की वैल्यू आपको दे रखी है, हमने उसका निकाल ही लिया। तो 26,340.85 माइनस का 25,000, तो आपकी जो एनपीवी निकली आपकी इन्वेस्टमेंट ए या प्रोजेक्ट ए की, वो निकली 1,340.85। ठीक है, 1,340 रुपए लगभग आपके यहाँ पर रहे एनपीवी ए का। अब नाउ सेम आपको अप्लाई करना है प्रोजेक्ट बी और सी के लिए, तो जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। 0 1 2,
यहाँ भी 012, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25,000 का है, ठीक है। इनिशियल जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है 25,000 का है, फिर आपको मिलेंगे 15,400 पहली साल में और 15,400 आपको दूसरी साल में। डिस्काउंट वैल्यू 1, 0.893 और 0.797। पीवी वैल्यू यहाँ पर रहेगी 25,000 आउटफ्लो की। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से, ठीक है। ये 10% पर है, ये हमारा 2 हो गया, नंबर 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एट 10%, ठीक है। और 15,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.893 से, तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा 13,752.20। और फिर करेंगे हम अपना 15,400 को 797 से, तो आंसर विल बी 12,273, ठीक है। यहाँ पर ये इनफ्लोज का रखेंगे क्यूमुलेशन, टोटल करेंगे इनफ्लोज का, तो 13,752.80, 12,273.2, सॉरी ये 20 है और ये 80 रहेगा। तो टोटल हमारा आंसर आ जाएगा दैट विल बी 26,626, ठीक है, 26,626। तो ये आपका निकल आया प्रोजेक्ट बी का, ठीक है। और प्रोजेक्ट बी का अगर हम सेम कैलकुलेशन करेंगे तो 26,626 एनपीवी का, उसमें से माइनस कर दीजिए 25,000, तो आंसर विल बी 1626, ठीक है। अब प्रोजेक्ट सी की बात करेंगे तो ये हमारी प्रोजेक्ट बी हो गया, प्रोजेक्ट बी हो गया। अब ये प्रोजेक्ट सी की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट सी की अगर बात करें, प्रोजेक्ट सी की कैश फ्लोज कितनी है, सबसे पहले इनिशियली 25,000 इसके लिए भी है, सेम है आपका अमाउंट। 28,750 का कैश फ्लो है फर्स्ट ईयर में, कैश इनफ्लो 0 है आपका नेक्स्ट ईयर में। डिस्काउंट वैल्यू वही रहेगी 0.893, 0.797। पीवी वैल्यू निकल के आएगी फाइनल, दैट विल बी 25,000। 28,750 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.893 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 25,673.75। ये 0 रहेगी, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू यही रह जाती है 25,673.75, 25,673.75, ठीक है। 25,673.75 रही। चलिए आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं एनपीवीसी की। तो हमारी वही वैल्यू यूज करनी है, चाहे फॉर्मूला लिख लीजिए, नहीं तो सीधे वैल्यूज को लिख लीजिए। यहाँ पे 25,673.75 minus 25,000, तो आंसर विल बी 673.75 रुपीज। तो हमारी एनपीवीसी की निकल आई। एनपीवी ए की कितनी है, चलिए फटाफट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एनपीवी ए की है 1340.85, ठीक है, रुपीज 1340.85। और एनपीवी जो हमारी बी की है वो है लगभग आपकी 1626, ठीक है, रुपीज 1626, ठीक है। ए हो गई ए की, हो गई बी की, और ये हमारी है एनपीवीसी की। तीनों निकल आई आपकी वैल्यूज, ठीक है। तो अब वैल्यूज हमारी निकल आ चुकी हैं यहाँ पे। अब हमें बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिंस जो एनपीवी बी है इज ग्रेटर देन एनपीवी ए एंड एनपीवी सी, तो जो हमारा एनपीवी है बी का वो ग्रेटर है दोनों ही एनपीवी से, ए और सी के। देयरफॉर हमें कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है, देयरफॉर वी शुड चूज प्रोजेक्ट बी। तो इसलिए हमें प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करना है क्योंकि एनपीवी जो है बी का, अब देखिए पॉजिटिव तो तीनों के लिए, अगर मैं बात करूं तो ऑल थ्री प्रोजेक्ट्स आर फेवरेबल, ऑल थ्री प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव, ऑल द प्रोजेक्ट्स आर फेवरेबल, क्योंकि सबकी एनपीवी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। जब भी पॉजिटिव होगा दैट मीन्स सभी प्रोजेक्ट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे,
लेकिन अगर आप गौर करके देखें तो इस प्रोजेक्ट में एक और खास बात है कि आपको यहाँ पर कैश फ्लो रेगुलर बेसिस पर मिल रहा है, प्लस जो कैश फ्लो है वो ज़्यादा भी है, इसीलिए आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। नाउ ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नाउ बढ़ते हैं अब हमने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में आपसे कुछ डेटा दे रखी है और अर्निंग पर शेयर निकालने को बोला है। ठीक है, कंपनी है जिसको लगभग 5 लाख रुपए चाहिए अपने नए प्लांट के लिए। तो कंपनी के पास 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से वो इनको इशू करना चाहती है। कंपनी की अर्निंग बता रखी है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि 10,000, 20,000, 40,000, 60,000, 1 लाख फॉर 5 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपको बता रखा है 50% का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डेटा की बात करें तो सबसे पहले हमारे को दे रखी है एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, एबिट की वैल्यू दे रखी है पहले साल के लिए 10,000, दूसरे के लिए आपको दे रखी है 20,000, फिर आपकी बता रखी है 40,000। ठीक है, आपकी फिर जो वैल्यू बता रखी है वो 40,000 है। फिर आपकी नेक्स्ट वैल्यू बता रखी है 60,000 और यहाँ पर लास्ट है वैल्यू 1 लाख रुपीज। सिंपल है, एज इट इज हमने एक ये पूरा का टेबल बनाया जिसमें हम करेंगे क्या, कैलकुलेशन करेंगे ऑफ अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वैल्यू होती है कि इंटरेस्ट तो कोई देने को है नहीं, कुछ बता नहीं रखा कि इंटरेस्ट पे करना है, तो आपको इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भूल जाना है और माइनस करना है कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स जो कि है 50%। ठीक है, 50% का कॉर्पोरेट टैक्स है जो कि हम डिडक्ट करेंगे। तो 50% अगर मैं बात करूं तो 50% जो रहेगा हमारा वो माइनस कर लेंगे, तो उससे हमें मिल जाएगा क्या, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ईएटी मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। और अर्निंग आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में हमें क्या करना है, अपना जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और फिर उनको डिवाइड कर देंगे, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको ईएटी को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 50% ऑफ ₹10,000 यहाँ निकालेंगे, फिर निकालेंगे 50% ऑफ ₹20,000। जो हमारा टोटल एबिट है उसका 50% निकालते जाएंगे, 50% ऑफ ₹40,000 यहाँ, और यहाँ पर निकालेंगे 50% ऑफ ₹60,000 और 50% ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, यानी कि हाफ हाफ कर लीजिए सबका, यहाँ पे 5,000 माइनस, यहाँ पे 10,000 माइनस, यहाँ पे 20,000 माइनस, यहाँ पे 30,000 माइनस और यहाँ पर 50,000 माइनस। ठीक है, तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा जो कि रहेगा 5,000, 10,000, सेम आपका जो अमाउंट वहाँ पे रहा तो आपने डिडक्ट किया वही अमाउंट यहाँ पर आपको लिख देना है क्योंकि वही आपका रिमेनिंग है। ठीक है, नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है। अब शेयर्स की बात करूं तो हर केस में जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो सेम है 50,000, कोई चेंजेस हमें बोल नहीं रखा क्वेश्चन में, तो विल नॉट डू एनीथिंग, 50,000 ही आपके पर्टिकुलर शेयर्स रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर बात करूं जो जब आप 5,000 को डिवाइड कर देंगे 50,000 से तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, दैट विल बी 1/10 जो कि हो जाएगा 0.1। ठीक है, 0.10 लिख सकते हो। अर्निंग पर शेयर ईयर 1 में रही आपकी 0.10, दूसरे केस में हमारा रहेगा 10,000। ठीक है, ये अमाउंट 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000, आपका आंसर आएगा 1/5 और डेट विल बी इक्वल टू 0.20। उसके बाद रहेगा आपका नेक्स्ट 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000, आंसर विल बी 2/5 जो कि रहेगा 0.40। नेक्स्ट वी हैव 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000। ठीक है, दैट विल बी 3/5 और जो आंसर रहेगा 0.60। और लास्ट में आपका 50,000 को 50,000 से डिवाइड कर दोगे आप तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी 1। ठीक है, ₹1 विल बी द आंसर।
तो ईयर 1 में आपका सिंपल है, अगर मैं आंसर की बात करूं तो ईयर 1 में आपका यहाँ पर अगर ईपीएस की वैल्यू लिख लें हम और ये ईयर की वैल्यू डाल दें यहाँ पे, तो पूरा हमारा टेबल इस तरीके से बन जाएगा, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। ठीक है, सारे ईयर्स के लिए हम यहाँ पर अपना एक टेबल छोटा सा बना देते हैं। तो ये रहा 0.10 रुपीज़, रुपीज़ 0.20, रुपीज़ 0.4, एक मिनट देख लीजिए, 0.40 है, ठीक है, 0.60 और फाइनली जो रहा आपका रुपीज़ 1। ठीक है, तो ये हमारी डेटा है और ये हमारा आंसर हो गया। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी ने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो अपकमिंग एग्जाम्स देने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।